जय हिंद। चलिए हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं उसको सॉल्व करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो जो बाकी सारे वीडियोस हैं वो हमने एक प्लेलिस्ट बनाकर बीपीएससी टीआरई साइंस के नाम से उसमें सारे वीडियोस को ऐड कर दिए हैं। ठीक है, आप किसी भी लेवल के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे 6 to 8, 9 to 10, उसमें 11 12 तक जो भी साइंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे पीवाईक्यू हम इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके पहले का पार्ट फर्स्ट जो है वो हो चुका है, मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमारा चैप्टर चल रहा था। ठीक है, तो चलिए आज हम करते हैं पार्ट सेकेंड के क्वेश्चन। इससे पहले कि हम आपको क्वेश्चंस न्यू वाले कराएं जो प्रीवियस क्लास के होमवर्क थे, अगर आपने कमेंट में नहीं बताए थे तो ये बहुत बैड मैनर है। आप जरूर से जो भी हम होमवर्क देते हैं उसको कमेंट में लिखा करिए। लिखने से क्या होगा कि आपको लंबे समय तक इस क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे। इसके पूरे एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं, तो बिना एक्सप्लेनेशन दिए इसका आंसर हम आपको न्यूटन बता देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये हमारे 15 क्वेश्चंस इस चैप्टर के हो चुके हैं। इससे पहले भी मैंने एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि रैखिक संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बताइए कि काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा, तो इसका आंसर होगा 125%। आपको वीडियो को पॉज करना है, आंसर देना है, मैच कराना है, फिर आगे बढ़ जाना है। जो भी आंसर आपके गलत हो रहे हैं आप एक कॉपी बना लीजिए और उसमें सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को नोट किया करें। क्वेश्चन है, किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए बताइए कि क्षेत्र किस चीज को दिखाता है, विस्थापन को, त्वरण को, किए गए कार्य को, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ये किसको दिखाता है, विस्थापन को। आपको वीडियो पॉज करना है, उसका आंसर देना है। अगर आपका आंसर गलत है तो कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट करिए। ठीक है, और सही है तो आगे बढ़ जाइए। तो विस्थापन को नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं। ठीक, कौन सी गोली मैदान से पहले टकराएगी। तो बताइए, दो गोलियां एक साथ क्या करती हैं, एक ही स्थान से अलग अलग गति से एक ही क्षैतिज दिशा में दागी जाती है। तो कौन सी गोली मैदान से पहले टकराएगी, तेज गति वाली, धीमी गति वाली, दोनों एक साथ भेदेंगी, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा कि दो गोलियां क्षैतिज दिशा में कर रही हैं। क्षैतिज दिशा में जब जा रही हैं तो जो हमारी धीमी गति वाली होगी क्या होगी, जो हमारी धीमी गति वाली होगी वो क्या होगी, पहले टकराएगी। बोल रहा है कि कौन सी गोली मैदान से पहले टकराएगी, तो ये गोली धीमी गति वाली। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, और ऐसे क्या है, क्षैतिज है ना। फिर उसके बाद अगर यहाँ से हम मान लीजिए कि क्या कर रहे हैं, किसी गोली को फेंक रहे हैं, तो जो धीमी गति वाली होगी जते पहले ही गिर जाएगी, और उसके बाद जो बड़ी जो तेज गति से चलेगी तो वो तो चलती जाएगी ना, चलते 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 आगे जाके गिरेगी। पूछता कि कौन सी आगे गिरेगी पीछे गिरेगी, तो तेज गति वाली आगे गिरती और ये वाली पीछे गिरेगी। लेकिन अब पूछ रहा है कि गोली मैदान से सबसे पहले कौन सी टकराएगी, तो धीमी गति वाली। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई चीज स्लो फेंक रहे हैं तो जाके तुरंत नीचे गिर जाएगी, तो धीमी गति वाली क्या हो जाएगी, इससे पहले टकरा जाएगी। ठीक है, इसको सोचना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को 2 गुना कर दे तो अभिकेंद्री त्वरण का परिमाण होगा। तो बताइए कि अभिकेंद्री त्वरण का परिमाण पूछ रहा है। आधा, 4 गुना, 2 गुना, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना। वृत्ताकार पथ पर गति करते समय किसी पिंड पर लगने वाले त्वरण को अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं तथा पिंड पर वृत्ताकार पथ के केंद्र के ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, जो भी त्वरण लग रहा है उसको अभिकेंद्री त्वरण कहेंगे, जो बल लग रहा है उसको अभिकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है A = v² अपॉन r, त्वरण = v² अपॉन r। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताइए, सीधी रेखा में गति का समीकरण v = u - at, v = 2at + u, v = u + at, d उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही है, v = u + at। सीधी रेखा में चलेगा तो v = u + at। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है। तो बताइए, स्थितिज ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, घर्षण बल में पूछ रहा है। रासायनिक ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। आप अपने हाथ को एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप एक काम करिए, घर्षण बल कह रहा है ना, अपने हाथ को तेजी से रगड़िए। तो क्या होगा, जब आप अपने हाथ को रगड़ेंगे
तो गतिज ऊर्जा होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। और वो जब आपका हाथ गरम गरम होने लगता है, जब आप हाथ को रगड़ देते हैं ना, ठंडी के दिन में लोग हाथ को रगड़ते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसमें बदल जाती है, उसमें ऊर्जा में। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है, आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है। मांसपेशियों की ऊर्जा, जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि ये क्या होगा। क्या कह रहा है कि जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किसमें, जब आप उसको खींचते हैं ना, तो जो उसमें ऊर्जा रहती है वो किस रूप में रहती है, वो स्थितिज रूप में ही रहती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ वो अपना आकार चेंज कर लेती है। एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। अपनी दिशा बदल देता है, तय कर अपनी दिशा बदल देता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वो घर वापस लौट आता है, तो उस बालक का औसत वेग क्या होगा। आप अभी वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। नहीं आ रहे हैं तो फिर हम आपको बता देते हैं, हम आपको बताते जाएंगे। वीडियो सॉल्व, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ही आप वीडियो ऑन करिएगा दोबारा। ठीक है, तो प्ले करिएगा। क्या पूछा है कि उस बालक का औसत वेग क्या होगा। ठीक है, तो औसत वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो आप जानते हैं कि विस्थापन वो क्या कर रहा है, उस दिशा में जो बालक है पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है और अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है और घर वापस लौट आता है। मतलब मान लीजिए ऐसे गया होगा 100 मीटर, ठीक है, यहाँ से, फिर ये अपोजिट आ गया होगा 100 मीटर, तो विस्थापन इसका कितना हो गया, विस्थापन तो 0 हो गया। तो औसत जो वेग होता है वो विस्थापन बटे समय होता है, तो ऊपर 0 क्या हो गया, 0 हो गया। और समय कितना लगा इसका, 50 सेकंड और 50 सेकंड, 100 सेकंड का जाने और 100 सेकंड, तो 100 में 0 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। एक बस की चाल, फिजिक्स लगा रहे हैं तो आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, बहुत खांसी आ रही है। एक बस की चाल 10 सेकंड में विरामावस्था से बढ़कर 36 किलोमीटर पर घंटे हो जाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। वीडियो को अभी पॉज करिए और फिर इसको सॉल्व करिए, आंसर देखिए आपका सही है कि नहीं। क्या पूछा है कि एक बस की चाल 10 सेकंड में विरामावस्था से बढ़कर 36 किलोमीटर पर घंटे हो जाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। आपसे ए का मान पूछ रहा है, किसका, ए का। आपसे क्या दिया हुआ है, ए का मान पूछा हुआ है, विरामावस्था से बढ़कर, विरामावस्था से बढ़ी है, इसका मतलब कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। u इक्वल टू 0 दिया है, आपको पता ही होगा कि फिजिक्स इशारे इशारे में सब बता देता है, इशारा इशारा में बताता है। तो यहाँ पर u इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0, और उसके बाद अंतिम दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर घंटा। आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन जो सारे हैं मीटर पर सेकंड में है, तो आपको आंसर भी इसको मीटर पर सेकंड में देना होगा। तो 36 किलोमीटर पर घंटा है, सबसे पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो आपको पता है ना कैसे बदलते हैं, गुणे 5/18 कर देंगे। 36 है तो इसको 5/18 से गुणा कर देंगे, फिर आपका आ जाएगा भी का मान आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा, भी का मान कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब उसके बाद त्वरण बराबर निकालेंगे v2 माइनस v1 बाई टी। तो v2 का मान कितना दिया हुआ है, या फिर क्या करेंगे, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। क्या करेंगे, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो a v का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, u का मान कितना दिया हुआ है, 0 बाई टी कर देंगे। तो 10 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 ही होगा, और अपॉन 10 करेंगे तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। समझ में आया आपको। सबसे पहले क्या करना है, 36 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, याद रखिएगा 36 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 36 को गुणा 5/18 में कर देंगे, इतना आपको आना चाहिए। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि v का मान 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मतलब कि इसकी जो क्या थी, दूसरी स्थिति थी। अब u विरामावस्था से चला था, मतलब प्रारंभिक वेग, ए क्या है, सेकेंडरी वेग था। प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ था, तो क्या होता है फार्मूला, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। आपको याद है ना त्वरण का फार्मूला, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो v का मान आप 10 रख देंगे, 10 निकला हुआ है आपका, u का मान 0 रख देंगे, क्योंकि जो वो शुरू हुआ था 0 से शुरू हुआ था। टी का मान आपका 10 सेकंड दिया ही है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा। तो बताइए कि जो गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम या 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर या 1 से ज्यादा होगा।
तो किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात, तो विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा, 1 से कम या 1 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 से कम या 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु की विरामावस्था को प्रदर्शित करता है? बहुत ध्यान से अच्छा आप देखिए तो इसमें दिखा रहा है कि कौन सा जो वेग है, कौन सा ग्राफ है वस्तु की विरामावस्था को दिखा रहा है, मतलब कि वस्तु चल ही नहीं रही है। तो इसमें देखो ए एस है, मतलब डिस्टेंस है, ए यहाँ से यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ आ गया, तो ये तो विरामावस्था में है नहीं, समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक, ये समय के साथ ये भी तो बढ़ रहा है, दिख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अभी अभी यहाँ था, फिर उसके बाद कुछ समय बाद यहाँ आ गया, तो मतलब बढ़ा ना। उसके बाद इसका जो वेग है वो भी बढ़ रहा है। अगर वेग भी बढ़ रहा है तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, किसी जन्म में नहीं हो सकता। ठीक, विराम अवस्था में। नेक्स्ट है वेग स्टॉप है। वेग मतलब कि एक ही वेग से 50 किलोमीटर पर सेकंड, अगर वेग स्टॉप है तो जरूरी नहीं कि वस्तु भी स्टॉप होगा। ठीक, क्या पूछा है, वस्तु विरामावस्था में तो वेग स्टॉप है, मतलब कि अगर 50 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से चल रहा है तो 50 किलोमीटर ही, उसको 51 नहीं किया, 50 ही किया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, यही ध्यान देना था आपको। यस यस मतलब डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या है, यहीं पर है डिस्टेंस, एस रुका हुआ है, ये क्या है, एस रुका हुआ है। समय तो चलता रहेगा डेफिनेटली, समय कभी नहीं रुकेगा, समय चल रहा है, देख रहे हैं आप, समय चल रहा है, कभी अभी यहाँ था, यहाँ समय बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा यस है ये क्या है, ये रुका हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा डी। बहुत ऐसे हो गया है ना, मतलब चलिए इरेज कर देते हैं, अब उसके बाद करते हैं। तो जो हमारा यस है ये क्या है, रुका हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं कि कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रहा है। कण की गति है एक विमीय या एक आयामी, द्विविमीय या दो आयामी, स्थानांतरित या दोलन। तो याद रखिएगा कि वृत्त के अनुदिश जब भी कोई कण गति करता है तो उसे हम द्विविमीय या दो आयामी कहते हैं, और जब सरल रेखा में गति करता है, सीधे सरल रेखा में गति करता है, तो उसे एक विमीय या एक आयामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा त्वरण का मात्रक कभी भी नहीं हो सकता है, तो कौन सा नहीं हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड, एक कभी भी त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। त्वरण का अच्छा मात्रक कैसे निकलता है आपको पता है तो बताइए, नहीं तो ये हम क्लास बना देंगे त्वरण का मात्रक, मतलब सारे के मात्रक निकालने के लिए जितने भी हमारे फॉर्मूलेज होते हैं उसका मात्रक किस प्रकार निकालते हैं। एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा, पता नहीं क्या हो गया है। चलिए बताइए, एक बस की जो चाल है 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे सिर्फ आपको सोचना है ध्यान से। देखिए इसका सबसे पहले तो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, उसके बाद टी का मान दिया हुआ है, और ये क्या है 36 किलोमीटर, मतलब प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग कर देंगे। देखिए 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 से गुणा कर देंगे, फिर इसको भी 5/18 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। ये हमारा अंतिम वेग है और ये क्या है, हमारा प्रारंभिक वेग है 36 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारा फार्मूला होता है a = v - u / t, तो v का मान हमारा कितना आएगा, 32 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि v जो होता है वो हमारा क्या होता है, द्वितीयक होता है, और एक क्या प्रारंभिक वेग है। ठीक, तो प्रारंभिक वेग u है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो इस 5/18 72 5 के 20, ये क्या हो जाएगा 20, और 18 दूनी 36 5 दूनी के 10, इसका 10 आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा। ठीक, तो 20 में से 10 माइनस कर देंगे, 10 हो जाएगा, 10 को 10 में से भाग दे देंगे, तो इसका भी 1 मीटर पर सेकंड इसको आ जाएगा। कैसे हुआ समझ में, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए बस की चाल दी हुई है 10 सेकंड, ठीक है, आपको दिया हुआ है कि जो इसका प्रारंभिक वेग है वो 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ हो जाता है, मतलब अंतिम वेग इसका क्या होगा, अंतिम वेग 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। इसका त्वरण ज्ञात करना है आपको। तो प्रारंभिक वेग को हम दिखाते हैं किससे, प्रारंभिक वेग को दिखाते हैं हम u से, और अंतिम वेग को दिखाते हैं v से। तो हमारा u का मान दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब 36 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो आप इसको किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपका जो ऑप्शन है वो सारे मीटर पर सेकंड में, और त्वरण मीटर पर सेकंड में ही निकलते हैं। तो आप इसको 5/18 से, आपको पता होगा कि जब किलोमीटर पर आवर को हम क्या करते हैं 5/18 में मीटर पर सेकंड में करते हैं, तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना आता है तो इसका उल्टा कर देते हैं। ठीक, तो आप वहां पे मत जाइए, अभी यही सोचिए। तो अब इसको 36 को गुणा कर देंगे तो एक कट जाएगा, 18 दूनी 36 5 दूनी के 10 हो जाएगा। अब इसको फिर 72 को भी बदलेंगे सेम इसी तरीके से, तो ये 18 चौक 72 कट जाएगा, 5 चौक के 20 हो जाएगा,
अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा इधर मीटर पर सेकेंड और इधर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो लड़का फॉर्मूला याद है ना आपको, v माइनस यू बाई टी। तो अब v में से जो 20 आया है उसमें से क्या करेंगे, 10 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10, 10 बटे 10, तो कट क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण का विस्थापन पूरब की ओर 12 मीटर है और उत्तर की ओर 5 मीटर है, अंत में ऊर्ध्वाधर 6 मीटर है, विस्थापनों का योगफल है। ये क्या है, इजी क्वेश्चन है। क्या है, 12 मीटर दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है पूरब में और उसके बाद 5 मीटर दिया हुआ है उत्तर में और ऊर्ध्वाधर में दिया हुआ है ऐसे, मतलब इसके सीधे तो बन नहीं सकता, तो ऐसे हो जाएगा 6 मीटर ये दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू, हम कर देंगे तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का आपको पता है ना, रूट आर स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस इसका ऊर्ध्वाधर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि आप इन तीनों को इस स्क्वायर आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट कर देंगे। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट करने आता है ना आपको, रूट कर देंगे और इन तीनों को जोड़ देंगे। इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा हमारा, लगभग जोड़ने के बाद इन तीनों को 144 कितना दिया हुआ है, 6 का 36, 12 का करेंगे 144, 50 के 25, इन तीनों को जोड़ देंगे और उसके बाद जोड़ने के बाद जब उसका रूट हटाएंगे तो लगभग हमारा ये आएगा अप्रॉक्स 14.31 मीटर। ठीक है, आप कॉपी लेके बैठे हो, इसको सॉल्व करिए। हम बता दिए कैसे सॉल्व करना है। आर स्क्वायर बराबर होता है इन तीनों का स्क्वायर, मतलब कि जोड़कर इन तीनों का स्क्वायर, आपको पता होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस ऊर्ध्वाधर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तीनों को स्क्वायर करने के बाद तीनों को जोड़ देंगे, जो आएगा जब आप रूट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 14.31 मीटर। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पार्ट है, आज के क्वेश्चंस के लिए इतना ही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, फिर कभी जैसे देख रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में उस समय तक ये वीडियो अपलोड हो गए होंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सारे PYQ हैं और सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो आप डेफिनेटली उसको देख लीजिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बस हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।